सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये जो टॉपिक है ये छठी कक्षा से लेकर के एमए की जो कक्षाएं हैं उनमें काम आता है, उनमें महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी और सीटेट वगैरह सभी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आते हैं। हम अध्ययन करते हैं हमारी पृथ्वी का। मान लीजिए, देखो, मान लीजिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए क्या है, ये पृथ्वी है। हम इसके अंदर का जो भाग है, अंदर इसमें क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। ये हमारी पृथ्वी की ये जो मॉडल है, ये बना रखा है चित्र। हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी पृथ्वी परतों में बनी हुई है। और वो जो परत हैं वो घनत्व के आधार पर ऊपर हल्की परत हैं, फिर उससे भारी परत हैं, फिर उससे भारी, और सबसे आंतरिक भाग में सबसे अधिक गहरी परतें हैं। जैसे कि ये गिलास में मैंने जैसे लस्सी डाल दी है, ऊपर इसके अंदर जल है, इस जल का घनत्व कम है और इस लस्सी का घनत्व ज़्यादा है। उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ऊपर वाली परतों का घनत्व कम है और नीचे घनत्व ज़्यादा है। चलो अब हम अध्ययन करते हैं हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में। देखो, हमारी जो पृथ्वी है उसकी मुख्य 3 परतें हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक केंद्र तक है। 6370 किलोमीटर क्या है हमारी पृथ्वी का केंद्र, यानी कि आर है, रेडियस है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पृथ्वी का अर्धव्यास जो आर है वो कितना है, ये प्रश्न आ जाता है, ध्यान रखना है। पृथ्वी का आर पूछ लेता है, पृथ्वी की त्रिज्या पूछता है, तो 6370 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6370 है। इस 6370 यहाँ से यहाँ तक हमारी पृथ्वी तीन परतों में बनी हुई है। ऊपर वाली जो परत है वो सियाल है, फिर साइमा है, फिर निफे है। ये 3 मुख्य परतें हैं हमारी पृथ्वी की। सियाल 2 शब्दों के मेल से बना है, SI + AL। SI + AL। SI का मतलब है सिलिका, क्या होता है, सिलिका, और AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपर वाली जो परत है सियाल, इसमें क्या है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। ध्यान रखना है, ये पेपर में आ जाए तो आप बता देना, लिख देना कि सियाल में कौन कौन सी धातु हैं, कौन कौन से तत्व हैं, तो आपने तत्व बता देना है, सिलिका और एल्युमिनियम। उसके बाद जो दूसरी जो परत है, ये जो 2900 किलोमीटर तक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 2900 किलोमीटर की मोटाई तक हमारी दूसरी जो परत है, सियाल के बाद की 2900 किलोमीटर की मोटाई तक हमारी सीमा पाई जाती है। साइमा कितनी गहराई तक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। ये जो है ये 2 तत्वों के मेल से बनी है SI + MA। इसमें साइमा में कौन कौन से 2 तत्व हैं, सिलिका, SI का मतलब सिलिका और MA का मतलब मैग्नीशियम। ये प्रश्न आपसे पूछ ले, परीक्षा में आया हुआ एक बार कि सिलिका और मैग्नीशियम किस परत में पाए जाते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम साइमा परत में पाए जाते हैं। पृथ्वी की दूसरी परत है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है, यानी स्थित है। इसकी इसका घनत्व कम है, इसका इससे ज़्यादा है। इसका 2.7 तक घनत्व है, इसका 8 तक घनत्व पाया जाता है। और ये सबसे भारी तीसरी जो परत है वो है निफे परत है। कौन सी परत है, निफे। ये भी 2 शब्दों के मेल से बनी है, NI + Fe, यानी कि निकिल और फेरस। NI का मतलब निकिल और फेरस लोहा, भारी तत्व हैं दोनों। निफे में कौन सी तत्व हैं, निफे में निकिल और फेरस तत्व पाए जाते हैं, जो बहुत ही भारी तत्व हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ऊपर वाली जो परत है वो सियाल है, फिर सीमा है, फिर निफे है। 3 परतों में बटी हुई हमारी पृथ्वी है। ये सभी जो जानकारी हैं कैसी हैं, ये परोक्ष परमाणु पर हैं, न कि प्रत्यक्ष परमाणु पर है। ये पहले की ये जो विभाजन किया गया था, और आज जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो लेटेस्ट जो विभाजन किया गया है, वो मैंने इस डायग्राम के द्वारा, इस चित्र के द्वारा आपको अच्छी प्रकार से मैं समझाऊंगा कि आज जो हमारी पृथ्वी की जो आधुनिक जो विचारधाराएं हैं, आधुनिक जो मान्यताएं हैं, वो पृथ्वी की आंतरिक भाग में कितनी परतों में बनी हुई है पृथ्वी, उनके बारे में बताएगा। पहले 3 ये मुख्य परत बताते थे, सियाल, सीमा और निफे। आज जो मान्यताएं हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की, वो मैं बताता हूं कैसे हैं। देखो,
आज जो मान्यताएं हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी जो हमारी ऊपर वाली एक संकीर्ण पतली परत है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक संकीर्ण पतली परत है जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। ध्यान रखना भाई, 100 किलोमीटर तक हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी पतली परत है उसको भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी, जिसको क्रस्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना है। पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको भूपर्पट्टी कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं। जिसकी इसकी मोटाई पूछ लेता है, ऑप्शन में देगा क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर होती है, 200 किलोमीटर होती है, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो आपने क्या बताना है कि क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 100 किलोमीटर होती है। वेरी गुड, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे ऊपर वाली परत है। इसकी एक विशेष बात और है कि ये ठोस है। ये कैसी है? ठोस है। ये ठोस परत है भाई, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद ये आपकी मेंटल परत है जो आपकी भूपर्पट्टी से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक मेंटल परत है। मेंटल परत जो है वो उसके दो भाग हैं। एक तो ऊपर वाला जो है उसको ऊपरी मेंटल परत बोलते हैं, ऊपरी मेंटल परत। ये ऊपरी मेंटल परत है जो 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऊपरी मेंटल परत के बाद 2900 किलोमीटर तक जो मेंटल की जो परत है उसको निचली मेंटल परत कहते हैं। ये 400 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये ध्यान रखना है। जो हमारी जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको भूपर्पट्टी बोलते हैं। भूपर्पट्टी के बाद मोहरोविसिक एक संकीर्ण पतली परत है। उस संकीर्ण पतली परत के बाद हमारी एक मेंटल परत आती है। वो मेंटल परत के दो भाग बताए हैं। एक ऊपर वाली है उसको ऊपरी मेंटल परत बोलते हैं जो 400 किलोमीटर तक है। उसके बाद 400 से 2900 तक निचली मेंटल परत है। निचली मेंटल परत है। ये जो मेंटल परत है ये 2900 किलोमीटर तक का जो हमारा पृथ्वी का भाग है ये कैसा है? ये ठोस है। ये कैसा भाग है? ठोस भाग है। ये किससे ने सिद्ध किया है? जो हमारी भूकंपीय तरंगे हैं, SPL, जो भूकंपीय तरंगे जो इससे जुड़ी हुई बात टॉपिक है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। उसमें पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है 2900 किलोमीटर तक कैसी है? ठोस है। देखो उसके बाद मेंटल परत के बाद एक संकीर्ण पतली परत है भैया, बहुत ही संकीर्ण पतली परत है जिसका नाम है गुटनवर्ग। क्या नाम है? गुटनवर्ग। ये मेटल परत थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक। ये जो थी मेंटल परत थी। मेंटल परत के बाद एक संकीर्ण पतली परत है उसको बोलते हैं गुटनवर्ग परत। गुटनवर्ग परत। गुटनवर्ग परत के बाद तीसरी जो लास्ट हमारी जो परत है पृथ्वी की उसको बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। क्रोड जो है वो हमारी अंतिम आंतरिक परत है पृथ्वी की। उसके भी दो भाग हैं, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड, जो 6370 तक फैली है। 6370 तक उसका विस्तार है। तो हमारी पृथ्वी की ये परतें हैं। इनको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो पट्टी है उसको भूपर्पट्टी बोलते हैं। ये ऊपर वाली है जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। भूपर्पट्टी के बाद एक संकीर्ण पतली परत आती है उसका नाम है मोहरोविसिक परत। मोहरोविसिक परत, जिसकी खोज मोहरोविसिक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद परत आती है मेंटल परत। मेंटल परत जो है 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और मेंटल परत के दो भाग हैं। ऊपर वाली जो मेंटल परत है उसको ऊपरी मेंटल परत कहते हैं और नीचे वाली जो मेंटल परत है उसको निचली मेंटल परत कहते हैं। ये जो मेंटल परत है, ऊपरी मेंटल परत को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ऊपरी मेंटल परत को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है भैया। ये प्रश्न आ जाए तो कि दुर्बलता मंडल किसे कहा जाता है, तो ऊपरी मेंटल परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं भाई। ये जो निचली मेंटल परत है उसके बाद एक परत है संकीर्ण पतली परत, उसका नाम है गुटनवर्ग। गुटनवर्ग बिल्कुल संकीर्ण पतली परत है, उसका नाम है गुटनवर्ग परत। और गुटनवर्ग परत के बाद सबसे अंतिम जो हमारी जो परत रह जाती है वो उसको बोलते हैं क्रोड। वो कौन सी है? क्रोड। ये ऊपर वाली ऊपरी करोड़ है और ये निचली करोड़ है जो 6370 तक फैली है। तो ये ध्यान रखना है, हमारी जो पृथ्वी की जो संरचना है वो परतों में हुई है। और मैंने ये परत जो आपको बता दी सीक्वेंस से बताई, पहले भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी के बाद आपकी
रो विष परत है, फिर ऊपरी मेंटल है, और फिर निचली मेंटल है, फिर गुटन वर्ग है, फिर आपका ऊपरी क्रोड है, ऊपरी क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड है जो 6370 तक फैली हुई है। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतें थी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके कैसे पता चला कि वो कैसी परतों में है, किस तरह हमें पता चला कि वो उस वहाँ क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकिल और फेरस पाए जाते हैं। तो उसकी भूगर्भ की जानकारी के लिए जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के स्रोत हैं। एक प्रत्यक्ष स्रोत, कौन से? प्रत्यक्ष, और एक अप्रत्यक्ष। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। जो भूगर्भ के बारे में जानकारी देने वाले जो हमारे साधन हैं, स्रोत हैं, वो दो प्रकार के कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम पहले प्रत्यक्ष जो स्रोत हैं उनका अध्ययन करते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष यानी कि जो सीधे, जैसे आप उन्हें कोई चीज देखते हैं, उसको छू लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज ऐसी है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये तरबूज है, एक प्रकार से मैंने पृथ्वी का मॉडल आपको यहाँ समझाया है। इसको अपन ऊपर से देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये ऐसी खुरदरी है, ये ऐसी कठोर है, नरम है। इसके अंदर हम नहीं देख सकते, झांक नहीं सकते, इसके अंदर हमको पता नहीं कैसी है। तो उसकी जानकारी के लिए वो अप्रत्यक्ष ही हमारे पास प्रमाण है। और ऊपर से अपन देखते हैं कोई चीज़ ऐसे, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम भूगर्भ की जानकारी के बारे में जो हमें नॉलेज जो देती है जानकारी, वो स्रोत जो है वो दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहले हम प्रत्यक्ष जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रत्यक्ष जो है, देखो प्रत्यक्ष जो स्रोत हैं उसके बारे में देखिए। प्रत्यक्ष में खनन आता है पहला। जैसे हमारा धरातल है, ये सरफेस है, इसके अपन जब खनन करते हैं, धातुओं को निकालते हैं, खनिजों को निकालते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये खनिज कैसा है, कठोर है, नरम है, कैसा है, इसका घनत्व कैसा है। उससे पता चल जाता है कि ये ऐसा है, कि इसकी क्वालिटी ऐसी है, ये भारी है, हल्का है, धातु है, अधात्वी है, अधात्विक तत्व है। तो ये तो होते हैं प्रत्यक्ष। या हमने कोई गहरा कुआं खोद दिया अपने ऐसे धरती के अंदर तेल निकालने के लिए, उससे भी पता चल जाता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है। वो तो स्रोत है, हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हैं ये। तो पहला जो खनन वाला है उसमें देखो कि विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी भाई गहरी जो खान है, दुनिया की सबसे गहरी खान, पेपर में आ जाता है कि विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है, तो उसका नाम है रोबिन। कौन सी है? रोबिन गर्त या रोबिन खान। ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है ये? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में क्या निकालते हैं? उसे सोना निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखना है। वो जब हमने वहां से, वो गहरी कितनी है? 4 किलोमीटर। कितनी है? 4 किलोमीटर, यानी कि 4000 मीटर गहरी है रोबिन्स खान। और वो वहां से जब हमने खान सोना निकाला तो हमें वहां तक की हमारी पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन पता चल गया कि हमारी उस क्षेत्र में 4000 मीटर तक हमारी पृथ्वी ऐसी है। लेकिन दूसरा जो स्रोत है का है, हमने परवेदन किया गया है आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर है उसमें 12 किलोमीटर गहरा एक हमने कूप खोदा है। एक कोला जो क्षेत्र है उत्तरी आर्कटिक महासागर में, कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक हमने क्या किया है? एक कुआं खोदा है, जिससे हमें पता चला है कि हमारी पृथ्वी वहां ऐसी है। लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे और स्रोत हैं प्रत्यक्ष जो हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है। वो है ज्वालामुखी। वो क्या है? ज्वालामुखी। धरातल के नीचे से जब लावा बाहर निकलता है भाई, धरातल के नीचे से जब लावा बाहर निकलता है, ये हमारा धरातल है, इसके नीचे से जब नीचे मैग्मा होता है धरातल के नीचे, उसको बोलते हैं मैग्मा। और जब ये ऊपर आ जाता है लावा के रूप में, तो उससे जब ये लावा बाहर आता है नीचे का, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारी धरती जो है उसकी यहाँ से जब मैग्मा आया है तो पता चलेगा कि ये जो लावा है यहाँ से आया है। तो हमारी पृथ्वी की प्रकृति यहाँ ऐसी है, यहाँ ऐसे धातुओं की बनी हुई है, ऐसी हमारी पृथ्वी है। तो ज्वालामुखी से भी पता चलता है। ज्वालामुखी से बाहर जब विस्फोट होता है, उस चीज़ का मैग्मा बाहर आता है, तो उनका हम परीक्षण करते हैं, अध्ययन करते हैं लैब में।
कि भाई यहाँ तो ऐसी चट्टानें हैं धरातल के नीचे से आई हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि हमारी धरती कैसी है, आंतरिक भाग हमारी धरती का कैसा है, अंदर से हमारी धरती कैसी है। तो दो प्रत्यक्ष स्रोत है हमारे, एक तो खनन है, एक ज्वालामुखी। कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं जिनसे कुछ मालूम होता है कि हमारी पृथ्वी ऐसी है। वो अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष में भूकंप है पहला। क्या है? भूकंप। भूकंप, भूकंप में धरती का अचानक जब हिल जाना भूकंप कहलाता है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। भूकंप जब पैदा होता है तो उसमें 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, PSL, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूकंप जब आता है तो उसमें कौन कौन सी तरंगें पैदा हो सकती हैं? 3 प्रकार की तरंगें PSL। P होती हैं प्राइमरी, जिसको प्राथमिक बोलते हैं, S सेकेंडरी, और L होती हैं धरातलीय तरंगें। L कौन सी हैं? धरातलीय तरंगें। जो प्राथमिक तरंगें होती हैं ये तीनों माध्यम में से ठोस, तरल और गैस, तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है जिस धरती के अंदर जहां पर पी तरंगे सक्रिय हो जाती हैं तो इसका मतलब धरती हमारी वहां तक ठोस हो सकती है, गैसीय हो सकती है, तरल हो सकती है। ये ध्यान रखना है। इनकी जो गति है, पी तरंगों की गति 8 किलोमीटर, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना कि जो पी तरंगे होती हैं उनकी गति आ जाती है, बताओ, तो आपने बताना है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्राथमिक तरंगों की। प्राइमरी तरंगों की जो गति होती है, भूकंपीय प्राइमरी तरंगे, उनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना है भाई। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं, ये भी याद रख लेना है आपने। और इन जो भूकंप की जो सीस्मोग्राफी यंत्र होता है उससे भूकंप की क्या होता है, तरंगों का मापा जाता है, और उसके ऊपर एक रिएक्टर स्केल होता है जिससे उसकी गति को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल कहाँ होता है? सीस्मोग्राफी यंत्र पर होता है। याद रखना, सीस्मोग्राफी यंत्र से भूकंप की तरंगों का पता लगाते हैं। ये पी तरंगें होती हैं। एक पी तरंगों के बारे में एक दूसरी बात और ध्यान रखना है, ये ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं। किसकी तरह है? ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं, जिसको इनको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग किसे बोलते हैं? पी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ध्यान रखना है भाई। पी तरंगों के बारे में आ जाए तो पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से चलती हैं, तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं, ठोस, तरल और गैस। पी के बारे में समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं एस तरंगे। इनको सेकेंडरी तरंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इनको? सेकेंडरी, द्वितीय। कौन सी है? गौण तरंगे हैं, द्वितीय हैं ये, गौण तरंगे होती हैं। ये इनकी जो गति होती है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना है। गौण तरंगों की या एस तरंगों की या द्वितीय तरंगों की, सेकेंडरी तरंगों की गति आ जाती है तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है भाई। ये केवल ठोस माध्यम से, किसमें से? ठोस माध्यम से। ये जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। वो कौन सी तरंगे होती हैं जो केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं? कौन सी हैं? सेकेंडरी तरंगे होती हैं भाई। सेकेंडरी तरंगों से हमें बहुत अधिक जानकारी मिली है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। कैसे? मैंने बताया कि एस तरंगे केवल ठोस में से गुजर सकती हैं, तो हमारी जो धरती यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2900 किलोमीटर के केवल एस तरंगे ही प्रभावित देखी गई है, एस तरंगों का ही प्रभाव देखा गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी 2900 किलोमीटर तक कैसी है? ठोस है। इससे आगे हमारी एस तरंगे नहीं पहुंच जा पाती, इससे आगे नहीं पहुंच पाती, तो इसका मतलब हमारी धरती 2900 किलोमीटर तक कैसी है? ठोस है। क्लियर हो ये बात? एस तरंगे बताती है कि हमारी पृथ्वी 2900 किलोमीटर तक कैसी है? ठोस है। क्यों? कि एस तरंगे 2900 किलोमीटर तक ही अपना प्रभाव दिखा पाई हैं। तीसरी, ये जो एस तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ मार्ग में चलती हैं, जिस कारण इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अनुप्रस्थ तरंगे। तीसरी तरंगे होती एल तरंगे, धरातलीय तरंगे होती हैं। ये कौन सी? धरातलीय। धरातलीय तरंगे हैं एस एल तरंगे। इनकी जो गति होती है 3 किलोमीटर भाई, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या गति है इनकी? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखना है कि
धरातलीय तरंगों की गति क्या होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो धरातलीय तरंगें होती हैं तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं भाई, ये याद रख लेना भाई। धरातलीय तरंगें और प्राथमिक तरंगें, दो प्रकार की तरंगें तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं, जबकि एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। तो आपकी एल तरंगें हैं वो धरातलीय तरंगें, ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं भाई। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड गति होती है। इनकी खोज एच.डी. लव ने इनकी खोज की थी, जिस कारण इनको लव तरंग भी कहते हैं, जिन कारण इनको लव तरंगे कहते हैं। लव तरंग इसलिए कहते हैं कि इनकी खोज एच.डी. लव ने की थी। और एक खास बात और बताता हूँ कि जितनी भी तरंगे 3 प्रकार की तरंगे हैं पी, एस और एल, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो तरंगे होती हैं वो पी एल तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? एल तरंगे होती हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगे कौन सी हैं, जिससे अधिक नुकसान होता है, वो एल तरंगे होती हैं। ध्यान रखना है, एल तरंगे। ये जो हमारा धरातल है, इस धरातल के आसपास ये अधिक प्रभाव डालती हैं, ये इसलिए अधिक खतरनाक मानी गई हैं। इसमें एक छोटी सी बात और इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो, आप हमारा जो टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ये बहुत ही आगामी जो DSSB की परीक्षा है और दूसरी महत्वपूर्ण परीक्षा है उनमें प्रश्न जरूर आता है। यो अब बताऊँगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है। जब ये तरंगे पैदा होती हैं, भूकंप ये तरंगे पैदा होती हैं, ये हमारा धरातल है। ये क्या है? ये धरातल है। इस धरातल के नीचे से भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं। जहां से भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र। फोकस होता है ये। क्या होता है ये? फोकस। जहां से धरातल के अंदर होता है ये भाग, जहां से तरंगें पैदा होती हैं। इसके ठीक ऊपर 90 डिग्री ठीक ऊपर भाई, यहां से तरंग पैदा हुई, ठीक धरातल के ऊपर यहां 90 डिग्री पर इस स्थान को बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। ये धरातल के 90 डिग्री ऊपर इसके ऊपर होता है और ये तरंगे हमारी इस तरह चलती हैं, ऐसे चलती हैं। और ये जो स्थान है इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। और प्रश्न ये CTET में आया था कि भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? उद्गम केंद्र पर, अधिकेंद्र पर, पहाड़ पर, ठीक है, खेत में। तो आपने ध्यान रखना है कहाँ होगा सबसे अधिक प्रभाव? अधिकेंद्र पर होता है। भूकंपीय तरंगों का सबसे अधिक प्रभाव अधिकेंद्र पर होता है भाई, ये ध्यान रखना है आपने। ये आज का हमारा टॉपिक था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने आपको बता दी कि हमारी जो पृथ्वी है 3 परतों में बनी हुई है। ये सियाल, सीमा और निफे। और आजकल जो मान्यताएं हैं हमारी पृथ्वी की, वो बारीक बारीक अलग अलग संकीर्ण परतें बताई हैं। ऊपर वाली भूपर पट्टी है, फिर आपको मोहरो विष परत है, फिर ऊपरी मेटल है, फिर निचली मेटल है। ये 2900 किलोमीटर तक है। तो उसके बाद हमारी जो क्रोड है, जो नाभि है वो है। उस क्रोड के जो ऊपरी जो भाग होता है, जो मेटल को और क्रोड को अलग करता है, उसको गुटनवर्ग कहते हैं। और गुटनवर्ग के नीचे ऊपरी क्रोड है और ऊपरी क्रोड के नीचे क्रोड है, निचला क्रोड है। तो ये ध्यान रखना है। ये मैंने आज का टॉपिक आपको करवाया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।